हेलो फ्रेंड्स। भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत की बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑडियो। बात करते हैं पहले प्रस्तावना। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें एवं 97वें संशोधन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवनंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 2016 में इसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियाँ हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20वें अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों 4 का, 9 का और 14 का और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, विस्तार, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से विविध। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विविध संविधानों को छानने के बाद किया गया। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग यानी संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अमेरिका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान तो 1935 के इस अधिनियम के समान हैं और या फिर इससे मिलते जुलते हैं। नियमता एवं अनियमता का समन्वय। संविधान को नियमता और अनियमता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया गया जाता है। कठोर या अन्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया
विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की। जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणतः दोनों सदनों में इस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद के समान बहुमत से माध्यम संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। फोर्थ, एकात्मकता की ओर से झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र राज्य सरकार, केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, केसी वेरे, बोरिंग फेडरलिज्म, मोरिस को ऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनटिवल ऑस्टिन फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिक्स व अन्य। फिर सरकार का संसदीय रूप। भारत संविधान में अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप या उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि राजनीति के आधार इसे प्रधानमंत्रीय सरकार का नाम देते हैं। 6. संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, हालांकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत की में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों
को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। सातवां, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्यों के कानून पर लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों का संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत या शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान को संरक्षक। इसलिए संविधान में इसकी संरक्षता के लिए प्रावधान किए गए, जैसे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि में सर्वोच्च न्यायालय में सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की इत्यादि। 8 मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार हैं: पहला, समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध अधिकार, रक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन यह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 से 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। 9, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवाद तथा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों के नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन में रखी हुई है। 10वां, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधानों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 और के दौरान शामिल किया गया था। सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। संविधान के 4वें भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों को आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह दिलाती है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों का भी कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।
11th, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान में निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। पहला, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। दूसरा, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसकी पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी भी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। 28, नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति का संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30। 12वां, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता का यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। 12वां, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1979 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देश के वृहत आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों और अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा लाता है। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय को प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न तो केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों को लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार का द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता का समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ मामलों जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। सभी नागरिकों को लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषीय विवाद और नरचना जातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत के राष्ट्र के निर्माण को सपना देखा था, वह पूरा तरह से पूरा हो नहीं पाया। 14, स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिक अंग
ही उपलब्ध कराता है बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इनमें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। आ संसद राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। भी राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं माला लेखाकार ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों का राष्ट्रपति की सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल का सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों का स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आपातकालीन प्रावधान आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों में संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था, अनुच्छेद 352। राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यक्ष संकट में हो, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इसके संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय यानी सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक यानी आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। 16वां, त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियाँ अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 से 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 90 एवं एक अनुसूची जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नए भाग 9A 18 तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं यानी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट तालिका 3.1 के नेक्स्ट वीडियो में।